हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थीटा का कॉन्सेप्ट। तो पिछले दो वीडियो में हमने बिग ओ और ओमेगा समझ लिया था। तो बिग ओ और ओमेगा आपने समझ लिया है तो थीटा भी आप इजीली समझ जाओगे। सेम ही चीज़ है, थीटा दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम बोलते हैं इसको एवरेज केस। ग्राफ में कि कुछ चेंज आएगा और यहाँ पे क्या चेंज आएगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन। कब बोल सकते हैं हम? देखिए कंडीशन यहाँ पे देखिए, एक कंडीशन बिग ओ का कंडीशन लिखेंगे और एक कंडीशन ओमेगा का लिखेंगे। तो पहले हम बिग ओ का कंडीशन लिख देते हैं कि एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट, एक कांस्टेंट C1 ले लेते हैं, C1 इंटू जी ऑफ एन ये होगा। और दूसरा क्या होगा, एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू C2 इंटू जी एन फॉर ऑल एन greater than n नॉट वेयर n नॉट एंड c आर पॉजिटिव कांस्टेंट, बाकी सेम रहेगा। ये हमको पता है ये जो कंडीशन है ये बिग ओ का है और ये हमको पता है ये जो कंडीशन है ये ओमेगा का है। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो किसी एक n नॉट के लिए, ठीक है, और C1 और C2 जहाँ पे कांस्टेंट हो, तो तब हम बोल सकते हैं कि वो f ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ g ऑफ n। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ पे क्या चेंज आएगा, ये जो थीटा है ये एवरेज केस देता है, मतलब अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों प्रोवाइड करता है। तो यहां पे मैं अगर एक और लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इस केस के लिए हम ये लिख रहे हैं, मतलब एफ ऑफ एन जहां पे छोटा होगा C1 इंटू जी के लिए, C1 इंटू जी एन के लिए, और ये क्या होगा C2 इंटू जी एन। मतलब ये ऊपर वाला बिग ओ का था और ये नीचे वाला ओमेगा का है ना। तो ये जो C1 था ये हमें क्या देगा, ये हमें ओमेगा बिग ओ बताएगा, और C2 इंटू जी एन जो है वो हमें क्या बताएगा, ओमेगा बताएगा, और ये हमारा एफ एन है। तो एक ऐसा एफ एन होगा, इन दोनों स्टेटमेंट को अगर समअप किया जाए तो एक ऐसा एफ एन होगा जो C1 इंटू जी एन से छोटा होगा और C2 इंटू जी एन से बड़ा होगा। फॉर सम एन नॉट, एक ऐसा एन नॉट हमको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वही पुराना वाला हमारा एग्जाम्पल को लेकर प्रूफ करते हैं कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n प्लस 10 और जी एन इज इक्वल टू n। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि n प्लस 10 इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी इंटू एन, यानी कि थीटा ऑफ n, है ना। तो क्या है ये हम बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं, जब ये दो स्टेटमेंट ही हम ट्रू कर दे। अच्छा, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, यानी कि दो स्टेटमेंट, यानी कि एक बार हम लिख लेते हैं कि हमको प्रूफ करना होगा n प्लस 10 लेस देन इक्वल टू C1 इंटू जी इंटू एन, ठीक है। और क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि n प्लस 10 लेस देन इक्वल टू C2 इंटू जी एन। ये दोनों प्रूफ ही हम बिग ओ और बिग ओमेगा में देख चुके हैं, ठीक है। बिग ओ और ओमेगा में हम देख चुके हैं दोनों प्रूफ ही। सो एक बार फिर से मैं कर देता हूँ ये वाला प्रूफ कि ये ट्रू होगा कि नहीं। किस तरह से हम कर रहे थे कि C1 का वैल्यू फाइंड करते कि, सॉरी यहाँ पे GN नहीं होगा, N होगा, C1 इंटू N, C2 इंटू N। हमें एक ऐसा C1 फाइंड करना है और C2 फाइंड करना है ना। हमें क्या फाइंड करना है, C1 इज इक्वल टू क्या होगा, C2 इज इक्वल टू क्या होगा, और एक N नॉट फाइंड करना है, ठीक है। सो पिछले वीडियो में हमने ये बिग ओमेगा और बिग ओ और बिग ओमेगा में ये चीज़ देखा था, वही चीज़ एक बार दोबारा देख लेते हैं कि C1 का वैल्यू फाइंड करते हैं, बोथ साइड n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 बाई n। अभी n इज इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो 1 प्लस 11 लेस देन इक्वल टू c, तो सॉरी 1 प्लस 10, तो 11 लेस देन इक्वल टू c। सो ये C1 होगा। सो C1 का वैल्यू हमको क्या मिला है, 11, ठीक है। उसी तरह से हम C2 को भी, इसको बाद में प्रूफ करेंगे, पहले स्टेटमेंट को पूरा प्रूफ कर लें। तो C1 का हमको वैल्यू मिला है 11। अभी 11 को यहाँ पे पुट करके देखिए कि n प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 11 इंटू n।
अभी n का क्या वैल्यू हो जो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, पिछले वीडियो में बताएगा कि n इज इक्वल टू आप 1 लीजिए, देखिए n इज इक्वल टू आप 1 बिठाइए, 1 + 10 लेस देन इक्वल टू 11 इंटू 1, यानी कि 11 लेस देन इक्वल टू 11, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है n इज इक्वल टू 1 के लिए। अभी आप n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 जो भी लो, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सो हमें एक इस स्टेटमेंट के लिए एक n नॉट मिला, ये n नॉट 1 और c इक्वल टू 11 मिला, तो c इक्वल टू हमें 11 मिला। इस स्टेटमेंट के लिए n नॉट 1 मिला है, लेकिन हम अगर इस स्टेटमेंट के लिए भी अगर n नॉट हमें 1 मिले तब हम ये बोल सकते कि ये इक्वल टू थीटा ऑफ n, तब बोल सकते। तो हमें इस स्टेटमेंट को भी प्रूफ करना पड़ेगा, तो इस स्टेटमेंट को भी प्रूफ करते। सो इसी तरह से अगर इस स्टेटमेंट में भी हम c2 का वैल्यू फाइंड करें तो क्या मिलेगा, सेम चीज़ रहेगा, सिर्फ यहाँ पे साइन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू और ये 11। तो पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि ओमेगा का जब आप प्रूफ कर रहे हो तो ये क्या बोल रहा है कि 11 ग्रेटर देन c2, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम 11 लेंगे, नहीं 11 नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे छोटा पॉजिटिव कांस्टेंट क्या है 1, तो हम c2 का वैल्यू क्या ले लेंगे, इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, ठीक है। तो c2 का वैल्यू अगर हम 1 लेते और इस स्टेटमेंट पे बिठाते कि n + 10 लेस देन इक्वल c2 का वैल्यू क्या है 1 इंटू n। अभी आप n इज इक्वल टू 1 बिठाइए, देखिए 1 + 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू 1, यानी कि 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता है कि 11 1 से बड़ा होगा। अभी आप n का वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी लीजिए, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, यानी कि हमें दोनों के लिए एक ऐसा n नॉट मिल गया, मतलब n नॉट क्या होगा दोनों के लिए 1 और c2 का वैल्यू क्या होगा 1, तो हमें c1 c2 और एक ऐसा n नॉट मिल गया कि जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई, इन दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। मतलब हम बोल सकते हैं, अब क्वेश्चन मार्क नहीं रहा, हम बोल सकते हैं कि हाँ n + 10 इज इक्वल टू थीटा ऑफ n, ये हम बोल सकते हैं। सो यही प्रूफ करना था इस वीडियो में थीटा का कॉन्सेप्ट, और उम्मीद करता हूँ कि ग्राफ तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एवरेज केस देता है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पे आपको बिग ओमेगा तो मिलेगा बट बिग थीटा नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर f ऑफ n अगर n है और gn इज इक्वल टू n स्क्वायर है, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर, कब बोल सकता हूँ, जब ये दोनों स्टेटमेंट प्रूफ कर दूँ। दोनों स्टेटमेंट को एक बार लिखते कि पहला है n लेस देन इक्वल टू c इंटू एन स्क्वायर, और दूसरा क्या है n ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू एन स्क्वायर। ये स्टेटमेंट तो ट्रू होगा, n लेस देन इक्वल टू c इंटू एन, यानी कि ये बिगो तो है लेकिन ये कभी ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू होगा लेकिन ये कभी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि n कभी n स्क्वायर से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो उस टाइम पे n इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमें एसिम्प्टोटिक नोटेशन तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो सबसे छोटा होता है, उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, इस तरह से कुछ देख लेते हैं। देखिए सबसे कम टाइम कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, सबसे कम टाइम कौन सा एल्गोरिदम लेगा, सोचिए सबसे कम टाइम कौन सा एल्गोरिदम लेगा, बिग O ऑफ 1, यानी कि जो कांस्टेंट टाइम लेता है, जिसमें ना स्टेटमेंट जो लूप होता है, लूप भी नहीं होता है और रिकर्शन भी नहीं होता है, तो वो सबसे कम टाइम। उससे बड़ा कौन होगा, देखिए जब भी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ n ऑर्डर ऑफ n बड़ा होगा, लेकिन जब भी आपके प्रोग्राम में लॉग आ जाए तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत रिड्यूस हो जाता है। n का जो वैल्यू होता है लॉग वैल्यू को बहुत डिक्रीज कर देता है। तो नेक्स्ट क्या होगा, हम log n लिख सकते हैं, लेकिन log n से पहले भी क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ log n, क्योंकि एक log मैंने कहा log वैल्यू को बहुत डिक्रीज करता है, तो log n होगा तो वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगा, log n, ओके। उसके बाद आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ log n, ऑर्डर ऑफ log n। लेकिन उससे भी पहले अगर log n का वैल्यू रूट हो जाए तो ऑर्डर ऑफ रूट log n आ जाएगा। उसके बाद आप लिखिए उससे बड़ा होगा ऑर्डर ऑफ
log n। उसके बाद ऑर्डर ऑफ n, लेकिन ऑर्डर ऑफ n लिखने से भी पहले अगर n की पावर रूट हो जाए तो और वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप लिखिए ऑर्डर ऑफ n, तब सही है। सो सबसे छोटा कांस्टेंट टाइम, उसके बाद log n, उसके बाद रूट log n, उसके बाद log n, उसके बाद रूट n, उसके बाद ऑर्डर ऑफ n। इससे बड़ा क्या होगा? n log n, n इंटू ऑर्डर ऑफ n इंटू log n। इससे बड़ा क्या होगा? इससे भी बड़ा क्या हो सकता है? वैसे n टू द पावर कांस्टेंट, यानी कि n टू द पावर कोई n टू द पावर 3, n टू द पावर 4, n टू द पावर 2, ये सब। इससे भी बड़ा क्या होगा? ये इसका उल्टा, ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टू द पावर n, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर n, ठीक है। इससे भी बड़ा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ n टू द पावर n, और सबसे बड़ा लास्ट में ऑर्डर ऑफ फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब इस चीज़ को देख के आप इजीली बता सकते हो कि वो जो बिग ओ में जो फंक्शन लिखा था वो कब ट्रू होगा, बिग ओ के लिए ये ट्रू होगा या ओमेगा के लिए ट्रू होगा, अगर आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, लॉग वैल्यू को बहुत डिक्रीज कर देता है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको क्वेश्चन करूँ कि आप मुझे ये बताओ कि अगर हमारा, क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि log n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ log n, क्या इसको हम बोल सकते हैं? ऑर्डर यानी कि बिग O ऑफ log n। बिग O के डेफिनेशन में क्या था? f ऑफ n लेस देन इक्वल टू c इंटू g ऑफ n, है ना। तो ये हमारा f ऑफ n है, तो हम क्या बोल सकते हैं? log n अगर लेस देन इक्वल टू c इंटू log n हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तो हम इसको बोल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि log n वैल्यू को बहुत डिक्रीज करता है, मतलब log n इससे हमेशा log n से हमेशा बड़ा होगा। तो ये हमारे लिए ट्रू हो जाएगा कि log n इज इक्वल टू बिग ऑफ log n, ठीक है। तो ये सब चीज़ एग्जाम में आता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रूफ वगैरह देखेंगे, 1-2 प्रूफ देखेंगे, और एग्जाम में इस प्रूफ को कैसे लिखना है ढंग से, उसका भी मैं आपको एक PDF दे दूंगा 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें। अगर प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। सो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।